बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास, आज का हमारा लेक्चर नंबर 41 ये रिलेटेड है कोवेलेंट बॉन्ड से। यानी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने आयनिक बॉन्ड को पहले डिस्कस कर लिया था, उसमें डेफिनेशन भी देखी थी और फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड भी क्लियर किया था, जिसमें सोडियम क्लोराइड को हम बनाना सीख गए थे कि सोडियम क्लोराइड हमने कैसे बनाना है। सेकेंड बॉन्ड जो हमारे पास है दैट इज़ कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसकी शराइत और उसमें बनने वाले बॉन्ड के अंदर मौजूद एनर्जी की चेंजेस और एक एग्जांपल को स्टडी करेंगे। बड़े ध्यान से इसको देखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें कहा जाता है कि जी डिफाइन कोवेलेंट बॉन्ड विद देयर टाइप्स। तो आज हम सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड और उससे रिलेटेड जो उसकी शराइत है उनको देखेंगे। पहली बात की डेफिनेशन देख लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड है क्या। वो कहते हैं जी कोवेलेंट बॉन्ड जो है इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आपस में बाहमी तबादला शेयर करके बनते हैं। जब हमने केमिकल बॉन्ड वाला आर्टिकल स्टार्ट किया था तो तब मैंने आपको 3 कैटेगरीज क्लियर करवाई थी कि एटम जो है वो स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाता है। वो बॉन्ड बनाते हुए या तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, या तीसरी बात हमने ये की थी कि वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है। तो यहाँ जो कैटेगरी हम क्लियर करेंगे वो यही है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। 2 एटम्स के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो जाएंगे। वो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, वो एटम मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के जो कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर ग्रुप 13 से ग्रुप 17 के दरमियान बनते हैं, और ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नॉन मेटल्स के दरमियान में बनेंगे। नॉन मेटल के साथ जुड़ जाएगी, जबकि आयनिक बॉन्ड के अंदर हम ये क्लियर करके आए थे कि मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन यहाँ दोनों ही नॉन मेटल्स होंगी, चाहे वो एक जैसी नॉन मेटल्स हो जाएं, चाहे वो डिफरेंट नॉन मेटल्स हो जाएं। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि व्हेन 2 एटम अप्रोच ईच अदर, जब 2 एटम एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं, अप्रोचेस टू ईच अदर, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप। तो उनके दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स जो है वो डेवलप कर जाती है। 2 एटम्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो उस सिचुएशन, बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस सिचुएशन में उनके दरमियान में अट्रैक्टिव की फोर्स अपीयर होगी। ये जो अट्रैक्टिव की फोर्स है वो 2 एटम्स के दरमियान कहाँ अपीयर होती है? एक एटम और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान में बनती है। यानी एक एटम जो है, 1 एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम। एक एटम दूसरे एटम के न्यूक्लियस को अपनी तरफ खींच लेता है, तभी जाके वो बाइंड होता है। तो पहली बात हमने ये की कि कोवेलेंट कंपाउंड जो है म्यूचुअल शेयरिंग से बनेंगे। दूसरी बात हमने ये की कि ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान में बनते हैं। तीसरी बात हम ये करके आगे के ग्रुप 13 से ग्रुप 17 तक के जो मेंबर हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में मदद करते हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड में भी आपने पढ़ लिया था कि कौन कौन से स्पेसिफिक ग्रुप्स हैं जो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। 2 एटम बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे को जब अप्रोच करते हैं तो एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम को खींच लेता है, और इस तरह की सिचुएशन में उन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। वो कहते हैं एट द सेम टाइम, उसी वक्त रिपल्सिव फोर्सेस भी बनती हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के अंदर मौजूद हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को परे धकेल रहा होता है। नहीं, एक एटम के बाहर जितने इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे एटम के बाहर इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से अलग करेंगे। ठीक है। वो कहते हैं कि अब ये लड़ाई हो रही होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस खींच रही हैं, रिपल्सिव फोर्सेस पीछे धकेल रही हैं।
अब होगा क्या, इस तरह से तो बॉन्ड नहीं बनेगा हमारे पास, इस तरह से तो अट्रैक्टिव फोर्सेस उसको अट्रैक्ट करती जाएंगी, रिपल्सिव फोर्सेस उसको खींच कर पीछे करती जाएंगी। वो कहते हैं इसके रिजल्ट में अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट हो जाएं, इफ़ द अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट मतलब गालिब आ जाना, ज़्यादा हो जाना, किसी के ऊपर असरअंदाज हो जाना, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू एटम्स। अगर दो एटम्स के दरमियान मौजूद अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा ताकतवर हो गई हैं तो वो एक दूसरे को खींच लेंगी और दोनों एटम्स के दरमियान में मौजूद जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। यानी अगर मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास, अगर मैं ये कह दूँ कि ये मेरे पास एटम ए है और ये मेरे पास एटम बी है, इन दोनों के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई तो एटम ए जो है वो एटम बी की तरफ खिंचता जाएगा और इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा और इसकी निस्बत यहाँ पर क्या डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो वो यही बात तो कर रहे हैं कि अगर डोमिनेट फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं तो वो डिस्टेंस को कम कर देंगी, किसके दरमियान, दो एटम्स के दरमियान में, और केमिकल बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट हो जाए, रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो जाएं, फिर क्या होगा, अगर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा हो गई हैं तो डिस्टेंस मज़ीद बढ़ जाएगा और एटम एक दूसरे के करीब आने की बजाय एक दूसरे से परे चले जाएंगे और एटम कभी नहीं बनेगा, मॉलिक्यूल कभी भी नहीं बनेगा, एटम कभी भी एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक बात तो ये समझ में आ गई कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अट्रैक्टिव फोर्सेस का रिपल्सिव फोर्सेस पे डोमिनेट होना ज़रूरी है। ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के लिए नहीं होता, हर तरह का बॉन्ड, कोई भी मॉलिक्यूल जब बनता है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस एज वेल एज रिपल्सिव फोर्सेस साइमल्टेनियसली जनरेट होती हैं। ये वर्ड उसने आपकी बुक में लिखा हुआ है, साइमल्टेनियसली मीन सेम टाइम। फिर इन दोनों के दरमियान में वही जीतता है जिसकी फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। इफ़ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर डोमिनेट देन रिपल्सिव फोर्सेस, इट विल डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम। डिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाता है और एनर्जी भी कम हो जाती है एंड बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, तो बॉन्ड बन जाएगा। दूसरे केस में अगर रिपल्सिव फोर्सेस बढ़ गई हैं तो डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, एनर्जी भी बढ़ जाती है, बॉन्ड भी नहीं बनता। एग्जाम्पल हमारे पास काफ़ी सारी हैं, यहाँ उसने कुछ एग्जाम्पल जो हैं वो क्लियर किए हैं, उसको देखते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास क्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन इसकी एग्जांपल है। मैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन को देख रही हूँ, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आपने देखना। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन का मतलब ये है कि हमने क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है वो बनाना है। क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए मेरे पास एक क्लोरीन एटम है और उसका एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है जी 17। अब होगा क्या, इसकी करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब आप इलेक्ट्रॉनिक, मैं नहीं करूँगी आज, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद करोगे। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। देखिए 2, 4, 6 एंड 7 क्रॉसेस से मैंने इनको रिप्रेजेंट किया है 7 इलेक्ट्रॉन में। इसी के साथ हमने इसका एक दूसरा एटम भी बना देना। एक एटम था, दो, ये हमारे पास क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में। अब यहाँ पर 2 एटम्स हैं। एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, उसके आखिरी शेल के जो 7 इलेक्ट्रॉन थे वो उसके ऊपर लगा दिए। इसके साथ बाइंड होने के लिए ऐसा ही एक दूसरा क्लोरीन आ गया, उसके वैलेंस शेल में भी जाहिर सी बात है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और उनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं डॉट के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ डिफरेंस के लिए होता है ऐसे। अब इसके वैलेंस शेल को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक और मिल जाए तो इसके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। इसको भी एक चाहिए तो ये पेयर में हो जाएगा, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, पेयर में करना है इन्होंने, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, इसके रिजल्ट में ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाएंगे। और रिजल्ट क्या आएगा, अगर हम बाइंडिंग को शो करें इलेक्ट्रॉन के ज़रिए, अगर मैं बाइंडिंग को शो करूं तो ये जो क्रॉस वाला था ये यहाँ पर अट्रैक्शन की फोर्स के ज़रिए दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और क्लोरीन इस तरह से, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे।
बाकी इलेक्ट्रॉन्स उसी तरह से रहेंगे। तो ये जब बॉन्ड बनेगा तो ये इस तरह से होगा, HCl सिंगल बॉन्ड Cl, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट। अब क्या हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, म्यूचुअली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से एक परमानेंट बॉन्ड बन गया, डिस्टेंस पहले से कम हो गया और वो इकट्ठे हो गए। कोवेलेंट बॉन्ड को एक डैश लाइन के जरिए लिखा जाता है। ये जो डैश लाइन होती है ये कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इसी तरह से हम नाइट्रोजन भी बनाएंगे, ऑक्सीजन भी बनाएंगे, और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे क्लियर हो जाएगा। यहाँ सिर्फ ये समझना है कि जब भी कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो आपने उस एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर लिख देने हैं, क्रॉस की मदद से या डॉट की मदद से। अगर दोनों एक जैसे हैं तो एक को क्रॉस करते हैं, एक को डॉट करते हैं। डिफरेंट है तो भी आपके पास आपकी मर्जी है। तो वो वाले इलेक्ट्रॉन जो पेयर में नहीं होंगे वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे, उसके रिजल्ट में ये आपस में शेयर हो जाएंगे और एक परमानेंट डैश लाइन के जरिए लिखा जाएगा इनको, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती है। कोवेलेंट बॉन्ड की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये डैश लाइन की मदद से हम इनकी टाइप्स को क्लियर करते हैं। अगर सिंगल डैश लाइन है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 2 डैश लाइंस आ गई हैं तो फिर डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अगर 3 लाइंस अवेलेबल हैं तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। मैंने कहा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट में भी हो सकता है, एक जैसे एलिमेंट के दरमियान में भी बन सकता है और डिफरेंट में भी बन सकता है। यहाँ जो मैंने एग्जांपल्स दी वो मैंने सेम वाली दी। अगर मैं डिफरेंट की बात करूँ तो डिफरेंट में हमारे पास बन सकता है HCl, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए इकट्ठे जुड़े होते हैं। आपने कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर ये बात याद रखनी है कि ये नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंबाइन करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से एक दूसरे को खींच लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को खींचकर डिस्टेंस कम कर देते हैं और एक स्पेसिफिक सा बॉन्ड बना देते हैं जिसको हम नाम देते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। ठीक है जी, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाला आर्टिकल। और एक और चीज़ आज जो हम लोगों ने करनी है, टेस्ट योरसेल्फ आप लोग करोगे। टेस्ट योरसेल्फ आपके पास है 4.1। टेस्ट योरसेल्फ, पिछली असाइनमेंट भी मेरे पास नहीं पहुंची हैं आपकी। टेस्ट योरसेल्फ ये सोडियम क्लोराइड वाले स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ये आपका होमवर्क है, आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पे करना है, होम टास्क है ये। ठीक है जी, आपने इसको अपनी नीट नोटबुक पर लिखना है। ये करीबन आपके पास 6 क्वेश्चन बनते हैं, बड़े आसान से हैं, मुश्किल नहीं है। इनको बड़े ध्यान से देखिएगा। अपना पिछला आर्टिकल जब आप रिवाइज करोगे तो उसके साथ आपके पास ये वाला जो टेस्ट योरसेल्फ वाली कैटेगरी है ये सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड इन सारी चीज़ों को पढ़ना है। आज का आर्टिकल हम लोगों ने पेज नंबर 61 एंड 62 के ऊपर 2-3 लाइनें दी हुई हैं, उसको कंबाइन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसकी टाइप्स को देखेंगे। ठीक है जी, बड़े ध्यान से इसको देखना। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कुछ कैटेगरीज थी जो बच्चे जो मिक्स कर देते हैं, तो आपने इसको जो है वो मिक्स नहीं करना। एक बॉन्ड की फॉर्मेशन को दूसरे बॉन्ड की फॉर्मेशन में नहीं लेके जाना। ठीक है, ओके, 9th क्लास, थैंक यू एंड गुड लक।